हेलो दोस्तों, मैं डीडेस्क में स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडेस्क क्लासेस पर। तो दोस्तों, मैं आप सभी को राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ा रहा हूं और राष्ट्रपति टॉपिक में भी मैं आपको राष्ट्रपति की जो व्यवस्था का संबंधी शक्तियां होती हैं उनके बारे में बता चुका था। आज हम जिन शक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं, बात करेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में, बात करेंगे राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों के बारे में और बात करेंगे राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्तियां होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। बेसिकली आज हम तीन शक्तियों के बारे में बात करेंगे, वित्तीय और कूटनीतिक और क्या है न्यायिक शक्तियां। ठीक है, न्यायिक शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको भी नियुक्त करने का कार्य करते हैं राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति और उनको शपथ दिलाने का कार्य भी करेंगे राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा इनको जो शपथ दिलाने का कार्य करेंगे वो करेंगे राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त करेंगे और इनको शपथ दिलाने का कार्य भी राष्ट्रपति जी ही करेंगे या इनके द्वारा कोई भी अधिकृत व्यक्ति अगर राष्ट्रपति जी मौजूद नहीं है तो इनके द्वारा कोई भी अधिकृत व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, नियुक्त भी करेंगे जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त भी करेंगे राष्ट्रपति और शपथ दिलाने का कार्य भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, या इनके द्वारा कोई भी अधिकृत व्यक्ति इनको शपथ दिला सकता है। वर्तमान में क्या चलता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाएगा? राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य करते हैं ये मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, नंबर दूसरा हाईकोर्ट। हाई कोर्ट के जज को भी क्या करेंगे? हाई कोर्ट के जज को भी नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर क्या है, इसका ट्रांसफर कौन करेगा? राष्ट्रपति। यानी कि इसको नियुक्त भी करेंगे राष्ट्रपति और इसका ट्रांसफर भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, हाई कोर्ट के जो जज हैं इनको नियुक्त करने का कार्य तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन इनको शपथ राष्ट्रपति जी नहीं दिलाएंगे। संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होगा वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को यानी जज को शपथ दिलाने का कार्य करेगा। समझ में आ रहा है? यानी कि इसको केवल नियुक्त ही करेंगे। इसको तो देखो नियुक्त भी किया है और शपथ भी दिलाए हैं। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको सिर्फ और सिर्फ नियुक्त करेंगे, उनको शपथ नहीं दिलाएंगे। शपथ दिलाने का जो कार्य करेगा वो संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होगा वो इनको शपथ दिलाएगा। लेकिन मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर इसका ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, इसका क्या करेंगे? ट्रांसफर कर सकते हैं राष्ट्रपति। नियुक्त करेंगे, शपथ नहीं दिलाएंगे। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा संबंधित राज्य का। और इसका ट्रांसफर भी, लेकिन ट्रांसफर जरूर करेंगे इसका ट्रांसफर जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे इसका ट्रांसफर नहीं करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? आगे चलें तो ये आपको समझ में आ गया होगा सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को क्या क्या जो है न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति जी को प्राप्त हैं। ठीक है, एक अनुच्छेद डाल लीजिए, अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति क्या बताता है? ये क्षमादान की शक्ति के बारे में बताता है। राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो अनुच्छेद 72 में है। ठीक है,
अनुच्छेद 72 में क्या है राष्ट्रपति की, जैसे किसी भी व्यक्ति को क्षमा याचिका लगानी होगी कोई भी व्यक्ति इस अनुच्छेद 72 के माध्यम से राष्ट्रपति जी के पास क्षमा याचिका लगा सकता है। और इस क्षमा याचिका के माध्यम से राष्ट्रपति जी क्या इस पर निर्णय लेते हैं, ये राष्ट्रपति जी क्या करेंगे क्षमा याचिका में बताएंगे। ठीक है, तो क्षमा याचिका अनुच्छेद 72 के माध्यम से राष्ट्रपति जी, तो ये जो क्षमा याचिका है इसको कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। ठीक है, क्षमा याचिका में जैसे क्षमा याचिका है कि जैसे मान लीजिए मामला गया सेशन कोर्ट में, मामला गया सेशन कोर्ट में, उसके बाद में जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को सजा सुनाई गई है, उसका मामला गया सेशन कोर्ट में। ठीक है, सेशन कोर्ट के बाद जाएगा मामला हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के बाद मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। यानी कोई भी व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है, किसी भी व्यक्ति को अगर फांसी की सजा सुनाई है तो मामला कहां जाएगा, पहले सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में भी उस व्यक्ति को फांसी की सजा ही सुना दी गई। ठीक है, फिर इससे वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ, फिर वो कहां जाएगा, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी उस व्यक्ति की सजा को बरकरार रखते हुए फांसी की सजा सुनाई। ठीक है, अब फिर मामला कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस व्यक्ति की सजा को बरकरार रखते हुए, फिर इस सुप्रीम कोर्ट से भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ, फिर उसने वापस राष्ट्रपति जी के पास याचिका डाली। ठीक है, तब जाके राष्ट्रपति जी क्या इस याचिका पर निर्णय लेते हैं, ये राष्ट्रपति जी के इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन राष्ट्रपति जी किसी भी व्यक्ति की क्षमा याचिका को उस पर क्या स्वीकृति देते हैं, उस पर क्या निर्णय लेते हैं, ये मंत्री परिषद की सलाह पर ही तय होगा। यानी कि बिना मंत्री परिषद की सलाह से क्षमा याचिका पर कोई भी निर्णय राष्ट्रपति जी नहीं ले सकते। यानी इसमें क्या है, मंत्री परिषद उनको एडवाइस करेगी, उनको सलाह देगी कि आपको इस याचिका में क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, यानी कि मंत्री परिषद क्या है, इंक्लूड है इसमें। ठीक है, ये जो राष्ट्रपति जी की क्षमा याचिका, इसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार की समय सीमा अवधि का निर्धारण नहीं है। किसी भी क्षमा याचिका में राष्ट्रपति जी कितना समय लेंगे, कितनी अवधि लेंगे, कितनी अवधि नहीं लेंगे, इसका निर्धारण संविधान में नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति जी इस पर कितने समय में जवाब देंगे याचिका पर, कितने समय में याचिका पर जवाब नहीं देंगे, इस अवधि का संविधान में कहीं भी किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति जी की 72 में क्या है, क्षमादान की जो शक्ति है वो किसके पास है, राष्ट्रपति जी के पास है। कोई भी क्षमा याचिका आएगी राष्ट्रपति जी के पास, मान लीजिए पहले गया सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट ने उस व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई, मामला गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी उसको फांसी की सजा सुनाई, मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई, तो मामला कहाँ, वो व्यक्ति क्षमा याचिका कहाँ दायर कर सकता है, राष्ट्रपति जी के पास। ठीक है, राष्ट्रपति जी जो निर्णय लेंगे वो निर्णय मंत्री परिषद की सलाह पर ही लेंगे। क्या लगता है आपको, राष्ट्रपति जी किसी भी याचिका पर जो निर्णय लेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी क्षमा याचिका आई राष्ट्रपति जी के पास, ठीक है, उस पर क्या स्वीकृति लेते हैं या उसको स्वीकृत करते हैं किसी भी याचिका को, पहले मैं इसको मिटा दूं। ये मान लीजिए क्षमा याचिका है, ठीक है, क्षमा याचिका कहां गई, राष्ट्रपति जी के पास, लेकिन राष्ट्रपति जी के पास क्या है, समय सीमा तो कोई है नहीं कि कितने समय में इनको बताना है, कितने समय में जवाब देना है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति जी के पास क्षमा याचिका जाएगी। तो मेरे कहने का आपको बताने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति जी के पास जो क्षमा याचिका गई है,
या राष्ट्रपति इसको स्वीकृत करते हैं या किसी भी क्षमा याचिका को ठुकराते हैं, तो इसके खिलाफ में भी आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। राष्ट्रपति जी की क्षमा याचिका में भी आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। आपको शायद याद होगा जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जो हत्या हुई, क्या उन लोगों को फांसी हुई? उन लोगों को फांसी हुई, उन लोगों की सजा पर मद्रास हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, क्योंकि यही हुआ था उसमें। क्षमा याचिका में जब राष्ट्रपति जी 10-10 साल 15-15 साल ले सकते हैं, और अनुच्छेद 20 क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को एक सजा के लिए, एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जा सकती है, ठीक है। तो आप किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 सजा नहीं दे सकते हो। तो वही हुआ था राजीव गांधी वाले मामले में। जो राजीव गांधी जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री थे अपने भारत के, उनकी हत्या की थी, उन हत्यारों को क्या हुआ, क्षमादान, उन्होंने क्षमा याचिका लगाई। राष्ट्रपति जी ने 10 साल इसी बात को निर्णय देने में लगा लिया कि इनको क्षमा किया जाए या नहीं किया जाए। तो क्या है, मद्रास हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर, फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी, ठीक है। यानी कि क्षमा याचिका को भी आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। उम्मीद है आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चले आगे। मान लीजिए राष्ट्रपति जी के पास कोई भी क्षमा याचिका आई, तो राष्ट्रपति जी इस पर कितने प्रकार के निर्णय ले सकते हैं। किसी की सजा को पूर्णतः माफ कर सकते हैं राष्ट्रपति, किसी की सजा को पूर्णतः माफ भी कर सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। क्षमा याचिका में क्या है, किसी भी सजा को पूर्णतः माफ भी कर सकते हैं राष्ट्रपति, उसकी प्रकृति भी बदल सकते हैं राष्ट्रपति। सजा को पूर्णतः माफ कर सकते हैं, प्रकृति बदल सकते हैं। प्रकृति मतलब यह है, जैसे मान लो किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा हुई है, तो राष्ट्रपति जी अगर उसकी प्रकृति बदलना चाहते हैं सजा की, तो उसको उम्र कैद भी करा सकते हैं, ठीक है। फांसी न होकर के उम्र कैद हो जाएगी, ठीक है। तो प्रकृति बदल सकते हैं। तीसरा, सजा को कम कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की सजा को कम कर सकते हैं राष्ट्रपति। नंबर चौथा, सजा को स्थगित कर सकते हैं राष्ट्रपति। किसी की सजा को स्थगित कर सकते हैं राष्ट्रपति, क्योंकि जैसे स्थगित का मतलब होता है किसी की सजा को कुछ समय के लिए, जैसे मान लीजिए किसी भी महिला को फांसी की सजा सुनाई है, राइट। किसी भी महिला को फांसी की सजा सुनाई है और उसके पेट में कोई बेबी पल रहा है, कोई बच्चा पल रहा है, तो अगर उसको फांसी दी जाएगी तो उस बच्चे की भी मृत्यु हो जाएगी। जैसे किसी महिला के पेट में क्या है, बेबी पल रहा है, तो अगर उसको फांसी होगी तो उस बच्चे की भी तो मृत्यु हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो क्या करेंगे राष्ट्रपति जी, जब तक वो बेबी नहीं हो जाएगा तब तक के लिए उसकी सजा को स्थगित कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, कि बेबी हो जाए या 4-6 महीने बाद भी उसकी सजा को हम जो है बरकरार कर सकते हैं। यानी कि तब उसको फांसी की सजा न होकर के जब वो बेबी हो जाएगा, या 1-2 साल का हो जाए या 6 महीने का हो जाए, उसके बाद उस स्त्री को हम क्या है, उस महिला को क्या है, फांसी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रकृति चेंज कर सकते हैं क्षमा याचिका के माध्यम से राष्ट्रपति जी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे चलें। आगे बात करेंगे हम, एक अनुच्छेद है
अनुच्छेद 143, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विषय पर, किसी भी मामले पर राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। क्या है? किसी भी विषय पर क्या है? सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का जो प्रावधान है वो इस अनुच्छेद 143 में वर्णित है। ठीक है, किसी भी विषय पर अगर राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना चाहते हैं तो वो इस अनुच्छेद 143 के माध्यम से सलाह ले सकते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति जी सलाह लेंगे वो मंत्री परिषद की सलाह से सलाह ले सकते हैं, यानी कि उनको मंत्री परिषद एडवाइस करे यानी सलाह दे तो राष्ट्रपति जी उनसे सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। और कभी कभी राष्ट्रपति जी अपने स्वयं विवेक से भी उससे जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। एक तो मंत्री परिषद की सलाह से सलाह ले सकते हैं कि मंत्री परिषद एडवाइस करे उनको कि ये पूछ के देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट को, क्या ये जो कर रहे हैं वो सही है या कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। राइट, मंत्री परिषद उनको एडवाइस करेगी तो वो किसको एडवाइस करेंगे और किसी एडवाइस लेने का प्रावधान रखेंगे? सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, कभी कभी स्वयं विवेक से भी सलाह ले सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे ही दे ये बाध्य नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है? राष्ट्रपति को सलाह दे ही दे। ठीक है, एक तो बात है ये। नंबर दूसरा, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी कि हाँ ठीक है ये करिए आप, तो ये भी बाध्य नहीं है कि राष्ट्रपति जी उसको इस सलाह को माने ही माने। दोनों ही कंडीशन है। सुप्रीम कोर्ट चाहे सलाह दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो सलाह दी गई है ये राष्ट्रपति जी का अधिकार है कि उसकी सलाह को माने या न माने। जरूरी नहीं है कि उसकी सलाह को माने ही, राष्ट्रपति जी जो चाहें तो उसकी सलाह को नहीं मानेंगे। ठीक है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का कार्य करेंगे। सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा, लेकिन कई बार जो है अगर राष्ट्रपति जी को जैसे किसी भी मामले पर, किसी विषय पर मंत्री परिषद राष्ट्रपति जी को सलाह करती है और राष्ट्रपति जी को अगर ऐसा लगता है कि इस सलाह से संविधान का उल्लंघन हो सकता है, किसी के इंटरेस्ट यानी कि किसी के हित का जो है उल्लंघन हो सकता है, नुकसान हो सकता है, किसी के हित का या इंटरेस्ट का नुकसान हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी अपने स्वयं विवेक से कार्य करते हैं, यानी कि अपने स्वयं विवेक से सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। अगर राष्ट्रपति जी को ये आभास हो जाए इस बात का कि ये जो सलाह मंत्री परिषद ने दी है इससे किसी भी प्रकार का अवोलेशन या संविधान का उल्लंघन होता है या किसी के हित या इंटरेस्ट का जो है क्या है नुकसान हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी जो है अपने स्वयं विवेक से सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का कार्य करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, तो अनुच्छेद 143 में क्या है? राष्ट्रपति जी की सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का प्रावधान करता है, क्योंकि संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं राष्ट्रपति जी। बेशक ही राष्ट्रपति जी नाममात्र के प्रमुख होते हैं, लेकिन वो संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, इसलिए उनको स्वयं विवेकीय ये शक्तियां भी प्राप्त हैं कि मंत्री परिषद की अगर सलाह उनको ऐसा लगता है कि मंत्री परिषद ने जो सलाह दी है उससे किसी भी प्रकार का अवोलेशन होता है, तो वो अपने स्वयं विवेक से भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने के बारे में बता दिया। अब देखेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां।
राष्ट्रपति जी की ये जो वित्तीय शक्तियां हैं इसमें हम देखेंगे नंबर पहला, धन विधेयक। धन विधेयक होते क्या हैं ये मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले धन विधेयक जैसे मान लीजिए किसी भी प्रकार के कर में किसी भी प्रकार की वृद्धि करनी है या किसी भी प्रकार के कर में किसी भी प्रकार की कमी करनी है या कहीं पर लगा हुआ कर हटाना है या कहीं पर कर लगाना है या किसी को उधार देना है या किसी से उधार लेना है, इस प्रकार के जो बिल होते हैं, जो विधेयक होते हैं, उन्हें कहते हैं हम धन विधेयक। राइट, मैं आपको मोटा मोटा समझा दिया हूं क्योंकि धन विधेयक पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं आपके धन विधेयक। धन विधेयक बिना राष्ट्रपति जी की स्वीकृति के लोकसभा में नहीं रखा जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, धन विधेयक को राष्ट्रपति जी स्वीकृति देंगे। राष्ट्रपति जी की स्वीकृति के बाद वो पहुंचेगा लोकसभा में और लोकसभा के बाद पहुंचेगा राज्यसभा में और राज्यसभा के बाद में पुनः पहुंचेगा वो राष्ट्रपति जी के पास। और धन विधेयक पर राष्ट्रपति जी अपनी अनिवार्य रूप से स्वीकृति देंगे क्योंकि अनुच्छेद 111 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 111 में ये लिखा हुआ है कि विधेयकों पर स्वीकृति देने का प्रावधान किसमें मिलता है, अनुच्छेद 111 में। विधेयकों पर स्वीकृति देने का जो प्रावधान मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद 111 में। और अनुच्छेद 111 में ये साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति जी किसी भी प्रकार के बिल को, राष्ट्रपति जी किसी भी प्रकार के विधेयक को, किसी भी प्रकार के बिल को, कोष्टक में लिखा हुआ है संविधान में, वहां पर लाइन में लिखा हुआ है अनुच्छेद 111 में, किसी भी प्रकार के बिल को कोष्टक में लिखा हुआ है धन विधेयक को छोड़कर, किसी भी प्रकार के बिल को, लेकिन धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति जी पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि राष्ट्रपति जी कभी भी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति जी को धन विधेयक पर अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति देनी होगी। ठीक है, यानी कि ये क्या है, धन विधेयक पर क्या करेंगे, अनुच्छेद 111 के माध्यम से राष्ट्रपति जी अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति देंगे। ठीक है, तो ये धन विधेयक समझ में आ गया। नंबर दूसरा पॉइंट देखेंगे। देखिए, हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो राज्य सरकारें अलग हैं और केंद्र सरकार अलग है। ठीक है, हमारे देश का जितना भी पैसा है, जो धन है, जो फंड है, वो एक निधि में जाकर के जमा हो जाता है। हमारे देश का जितना भी पैसा है, धन है, फंड है, वो एक निधि में जाकर के जमा होता है। इस निधि में सारा पैसा इकट्ठा होता है और निधि जो होती है, एक होती है संचित निधि, एक होती है लोक निधि और एक होती है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि एक होती है संचित निधि, एक होती है लोक निधि और एक होती है आकस्मिक निधि। और इस आकस्मिक निधि का जो वर्णन मिलता है वो 200 अनुच्छेद
267 में मिलता है। ठीक है, क्योंकि 266 में क्या है, संचित निधि। लेकिन हम आज इस संचित निधि और इस लोक निधि पर बात नहीं करेंगे, हमारा राष्ट्रपति टॉपिक चल रहा है, इसलिए हम आज देखेंगे इस आकस्मिक निधि को। जो भी फंड या पैसा इस आकस्मिक निधि में होता है, इस पर राष्ट्रपति जी का अधिकार होता है। इस आकस्मिक निधि पर क्या है, राष्ट्रपति का अधिकार। बिना राष्ट्रपति जी के अनुमति के आप इससे एक सिंगल पेनी भी खर्च नहीं कर सकते हैं, आप इससे 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते हैं बिना राष्ट्रपति जी की अनुमति की। क्योंकि देखो संचित निधि ये है, सारे देश का जो पैसा जमा है वो यहां जमा है। वो आकस्मिक निधि सिर्फ और सिर्फ इस पर राष्ट्रपति जी का अधिकार होता है। कभी भी देश में विषम परिस्थितियां आ जाएं, जैसे मान लीजिए मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, संसद का जो सत्र चलता है वो 365 दिन तो नहीं चलेगा, 6 महीने बाद ही चलता है। 365 दिन तो सत्र का नहीं चलेगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति जी को किसी भी विषम परिस्थिति में अगर पैसे की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि देखो ये तो संचित निधि है, ये संचित निधि बिना संसद की अनुमति के आप इससे एक सिंगल पेनी भी खर्च नहीं कर सकते हो। क्योंकि इसके लिए तो क्या है, जब संसद का सत्र चलेगा तभी आप इससे पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन जब विषम परिस्थितियां पड़ जाए तो क्या है, ये जो आकस्मिक निधि है, इससे राष्ट्रपति जी की सलाह से या अनुमति से ही प्रधानमंत्री पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां तो बिना संसद की अनुमति के आप छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते हो पैसे से। तो ये संचित निधि के बारे में हम बाद में बात करेंगे। हमारा मेन मुद्दा है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का किसमें वर्णन है, अनुच्छेद 267 में। इस प्रकार किसका अधिकार होता है, राष्ट्रपति जी का। बिना राष्ट्रपति जी की अनुमति के प्रधानमंत्री एक पैसा नहीं ले सकते हैं इससे। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति पहले लेनी होगी, तब ये विषम परिस्थितियों में आकस्मिक निधि से पैसा आपको दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री जी को पैसा दिया जाएगा। उम्मीद है ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी निधि वाली। ठीक है, चले आगे। देखिए भारत में क्या है, भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। यहाँ राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों में विषयों का बंटवारा है। तो जैसे मान लीजिए निधि में पैसा आया, कई बार हमारे देश की जो राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें हैं, इनमें इस बात को लेकर के झगड़ा होता है कि किसके पास कितना पैसा जाए, किसको राज्य सरकार के पास कितना पैसा जाए या केंद्र सरकार के पास कितना पैसा जाए। तो हमारे संविधान की खूबसूरती देखिए, तो हमारे संविधान की खूबसूरती देखिए कि इसके लिए क्या है, अनुच्छेद 280, इस अनुच्छेद 280 के माध्यम से राष्ट्रपति जी एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। इस वित्त आयोग का गठन करेंगे राष्ट्रपति, और इस वित्त आयोग का गठन करेंगे तो इसके लिए एक संवैधानिक पीठ का निर्माण किया जाएगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का निर्माण किया जाएगा। और इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का निर्माण किया जाएगा तब जाकर के वित्त आयोग का जो है वित्त आयोग का निर्माण होगा। इसके लिए क्या है, संवैधानिक पीठ बैठेगी। ठीक है, तब वित्त आयोग का निर्माण होगा, यानी कि वित्त आयोग का निर्माण कौन करेगा, राष्ट्रपति जी क्या है
अनुच्छेद 280 के माध्यम से हर 5 साल बाद वित्त आयोग का गठन करेंगे। 5 साल बाद, प्रत्येक 5 साल बाद क्या है, वित्त आयोग का गठन करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, और इस वित्त आयोग के लिए क्या है कि संवैधानिक पीठ का निर्माण होगा। तो वित्त का बंटवारा होगा वो इस आयोग की सिफारिश पर होगा। ठीक है, केंद्र सरकार को कितना मिलना चाहिए और राज्य सरकारों को कितना पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की क्या है, वित्तीय शक्तियां हैं। राइट, आगे देखेंगे राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। कूटनीतिक शक्तियां या सैनिक शक्तियां कह दीजिए। राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां या सैनिक शक्तियां क्या है, राष्ट्रपति जी की कूटनीतिक शक्तियां और सैनिक शक्तियों के बारे में जो वर्णन मिलता है वो अनुच्छेद 53 में मिलता है। अनुच्छेद 53 में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि तीनों सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर होगा वो राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि तीनों सेनाओं का जो चीफ कमांडर होगा, जो सुप्रीम कमांडर होगा वो राष्ट्रपति होगा। बिना राष्ट्रपति की अनुमति को भारत की सेना, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के भारत की सेना 1 इंच भी मूव नहीं कर सकती है। ठीक है, बिना राष्ट्रपति की सहमति के या अनुमति के भारत की सेना 1 भी इंच मूव नहीं करेगी। अगर किसी भी देश के साथ युद्ध लड़ना है जैसे, तो बिना भारत की सेना राष्ट्रपति की मर्जी के युद्ध में नहीं कूद सकती है, नहीं लड़ सकती है। ठीक है, युद्ध में न लड़ सकती है बिना राष्ट्रपति जी की सहमति के और अनुमति के। ठीक है, यानी कि जब राष्ट्रपति जी अनुमति देंगे तब ही भारत की सेना युद्ध में लड़ेगी। एक तो बात है ये। दूसरा, युद्ध में नहीं लड़ सकती है और किसी भी जैसे मान लीजिए किसी की देश की सीमा में घुसना है या कुछ भी करना है तो 1 इंच भी मूव नहीं करेगी बिना राष्ट्रपति जी की मर्जी के। ठीक है, और जितने भी जो भारत देश के एम्बेसडर और जो हाई कमिश्नर जो नियुक्त किए जाते हैं उन्हें भी नियुक्त राष्ट्रपति जी ही करते हैं। यानी राजदूत जो उच्चायुक्त होते हैं, राजदूत यानी एम्बेसडर, और जो हाई कमिश्नर होते हैं उनको भी नियुक्त करने का कार्य करते हैं राष्ट्रपति जी। या किसी भी देश का जो राजदूत अगर भारत में आया है तो उसको भी अपना परिचय पत्र या आई कार्ड राष्ट्रपति जी के वहां जमा कराना होगा। ठीक है, तो आज हमने देखा राष्ट्रपति जी की जो न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और जो सैनिक यानी कूटनीतिक शक्तियां हैं, इसके बारे में देखा है। आज के लिए इतना ही। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो फिर मिलूंगा मैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो ओके दोस्त, फिर मिलूंगा आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में।